इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि खाली स्थान भरिए। और डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इस चैप्टर का एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मुख्य बिंदु हैं, उनको उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो जितने भी प्रश्नावली के सभी प्रश्न हैं उनको आप बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, उनको आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं प्रश्न 1 का। देखिए प्रश्न में हमसे कहा गया है कि खाली स्थान भरिए और इसमें हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहले भाग में हमें क्या कहा गया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बहिर्भाग और अभ्यंतर। तो हमें इन दोनों में से राइट ऑप्शन यहाँ पर चूज करके और लिखना है। तो देखिए अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। यहाँ पर एक बार मैं समझा देता हूँ फिर भी कि हमें कहा गया वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है और इसका केंद्र हमारा कहाँ होता है, वृत्त के अंदर इस तरह से। और ये वृत्त का जो भाग होता है ये कौन सा भाग होता है, अभ्यंतर। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन अभ्यंतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभ्यंतर। तो इस तरह से ये हमारा हो गया इसका आंसर। और यहाँ पर वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के डैश में स्थित होता है। बहिर्भाग और अभ्यंतर 2 ऑप्शन हमें दिया गया है। तो इस वृत्त पर ही समझिए कि हमें कहा गया है कि एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। तो यहाँ पर हमारा त्रिज्या कैसा होता है, हमारा केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की जो दूरी होती है यही हमारा त्रिज्या होता है। और हमें कहा गया है कि एक बिंदु है जो त्रिज्या से अधिक है। तो हमारा त्रिज्या से अधिक कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा त्रिज्या है, त्रिज्या से अधिक यही वाला हमारा होगा बिंदु। तो ये हमारा इस वृत्त के कौन से भाग में स्थित है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस वृत्त के बाहर वाले हिस्से में यानी कि बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बहिर्भाग। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बहिर्भाग। ओके, तो इस तरह से ये हमारा दूसरे भाग का हल हुआ। अब देखिए इसका तीसरा भाग। हमें इसमें क्या पता चल गया कि एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। अब तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो यहाँ पर समझिए अब कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है। ठीक है, अब इस वृत्त की जैसा कि आपको पता है कि जीवा हमारा क्या होता है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो हमें पता है यहाँ पर कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखिए हमारा जीवा कुछ इस तरह का होता है और वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, हमारा वृत्त का व्यास होता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, व्यास, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब देखिए इसका चौथा भाग। चौथे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो यहाँ पर समझिए कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि एक चाप, तो जैसा कि आपको पता है कि चाप हमारा किस तरह से होता है, ये हमारा मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक का जो ये वाला हिस्सा है पूरा, यही हमारा इस वृत्त का एक चाप हो गया। इसके अलावा ये भी हमारा एक चाप ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कहा गया है कि जो एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, मान लीजिए ये हमारा है ये व्यास। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक चाप के सिरे व्यास के सिरे हो तो ये हमारा हिस्सा क्या होता है, एक अर्धवृत्त होता है, यानी कि ये हमारा पूरा क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। मेरा आपसे ये सजेशन है, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में हमसे क्या कहा गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है।
तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक वृत्त है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कहा गया है कि वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये हमारा कोई एक वृत्तखंड है, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया, एक चाप हो गया। और ये वृत्तखंड हमारा किन दो हिस्सों के बीच में स्थित है, ये चाप, और ये हमारा क्या है, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा है जीवा, यानी कि वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से हमारा छठा भाग क्या है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा वृत्त है। अब ये जो हमारा वृत्त है ये जिस तल पर स्थित है उस तल को 3 भागों में विभाजित कर देता है। एक तो ये स्वयं वृत्त हो जाता है, एक इसके अंदर का भाग जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं, और एक ये बाहर का भाग जिसे हम बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का हल हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।